शुरू करूँ क्या? हाँ जी बिल्कुल। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिकसु अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि माधवो माधवो विष्णुर माधवो माधवो हरि स्मरन्ति माधवो नित्यं सर्वकारेषु माधवम्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं आपका अपना अमित पराशर पठानकोट पंजाब से आप सभी के हृदय में बसे उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। सर्वप्रथम आज इस दूर संचार टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपस्थित आप सभी महानुभावों, ज्योतिष विद्या में रुचि रखने वाले विद्वान को यहाँ पर आज उपस्थित हैं, उनको आमंत्रित करता हूँ और उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। आज आप सभी जानते हैं कि सर्वज्ञ एस्ट्रोलॉजी नित्य प्रतिदिन एक नए विषय को लेकर आती है। तो आज भी एक नए विषय को लेकर आए हैं। काल चक्र में केतु ग्रह की क्या अहम भूमिका रहती है, उसके बारे में आज की चर्चाएं की जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि केतु क्या है। केतु आध्यात्मिक है, केतु सत्य है, सत्य को स्वीकार करना ही केतु है, सत्य ग्रह है। और ध्वजा, केतु नवग्रहों में अगर बात करें तो केतु को एक ध्वजा का चिन्ह दिया गया है। ध्वजा जहां धर्म स्थान होगा, जहां धार्मिक स्थल होगा, वहां केतु का निवास होगा। अब केतु में 4 ग्रहों का समावेश है। सबसे पहले सूर्य देव, देवगुरु बृहस्पति और मंगल देव और केतु, इन 4 ग्रहों का समावेश ही ध्वजा है, वही केतु है। अब बात करेंगे कि हमारे जीवन में केतु क्या दर्शाता है। हमारी जन्म कुंडली में केतु पूर्व जन्म के अर्जित पुण्यों को दर्शाता है। जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे पुण्य जन्म में केतु की क्या अहम भूमिका थी, हमने क्या अर्जित किया और क्या नहीं किया, उसको दर्शाता है। केतु की खुद की दृष्टि नहीं है, लेकिन जो केतु के पास दृष्टि है वो किसी के ग्रह के पास नहीं है। केतु जिस ग्रह के साथ या जिस राशि में बैठ जाता है, उस ग्रह के या उस राशि के स्वामी की दृष्टि को ग्रहण कर लेता है। अब बात करेंगे कि केतु और गुरु का मिलन। अब वर्तमान समय में इस वर्ष 31 अक्टूबर 2026 को केतु और गुरु एक ही राशि, एक ही नक्षत्र में प्रवेश करने जाती है। तो गुरु केतु का मिलन होने जा रहा है। अब गुरु केतु का मिलन जब होता है तो हमारे राजनीतिक क्षेत्र में बहुत उथल फुथल देखने को मिलती है। अब बात करेंगे कि जब गुरु और केतु की युति बनती है या जब गुरु केतु की युति बनी है तो हमारे राजनीतिक क्षेत्र में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो अब बात करूंगा कि वर्तमान समय में भी बनने जा रही है और भूतकाल में पास्ट में भी बनी थी। अब बात करूंगा 1990 की, जब गुरु केतु एक ही राशि में, एक ही नक्षत्र में थे। तब हमारे जो प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी। तो उन्होंने ओबीसी आरक्षण वाला एक्ट नियम लागू किया और पूरे भारतवर्ष में उसका विरोध किया गया। उस विरोध से वो सरकार भंग हुई और नए प्रधानमंत्री का चयन किया गया, चंद्रशेखर जी। उस समय गुरु केतु की युति थी। उसी समय अब बात कर रहा हूं, उसी समय 23 अक्टूबर 1990 को लाल कृष्ण अडवाणी जी ने एक रथ यात्रा निकाली थी राम मंदिर के लिए।
तो उस यात्रा के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी जी को जेल यात्रा में जाना पड़ा। गुरु केतु की युति जब जब बनती है तब तक एक राजनीतिक जो प्रसिद्ध राजनेता होगा उसको जेल यात्रा के योग देखने को मिलते हैं। वर्तमान समय की बात करें तो गुरु केतु की युति 31 अक्टूबर को बन रही है और राहुल गांधी के ऊपर वो संघर्ष देखने को मिल रहा है, उनकी कुंडली में भी वो देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि ऐसे युति के कारण उनको जेल यात्रा भी देखने को मिल सकती है और ऐसे स्थिति में कुछ बड़े नेता का निधन भी देखने को हमको मिल सकता है। अब बात करते हैं, जब 19 मार्च 98 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, सत्ता परिवर्तन हुआ था, उसी समय गुरु और केतु की युति एक ही नक्षत्र एक ही चरण में हमको देखने को मिली थी। तो उस समय ये चीजें देखने को मिली और प्रधानमंत्री पद जो है अटल बिहारी वाजपेयी को मिला। अब उससे आगे बात करेंगे 2005 की। 2005 में बिहार में हमको एक बहुत बड़े राजनीतिक क्षेत्र में उथल पुथल देखने को मिली। राजनीतिक तंत्र हिल गया जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी 2005 में। तो 2005 फरवरी में इलेक्शन हुए तो किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उस बीच गुरु केतु की युति बनी, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और गुरु केतु की युति बनी और दोबारा इलेक्शन हुए और नीतीश कुमार जी की सरकार बनी और नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री पद में स्थापित किया गया। ये राजनीतिक क्षेत्र हमको देखने को मिले। अब बात करें हैं सिंह राशि, जो कि सरकार की राशि है। सिंह राशि सूरज, और सिंह राशि में गुरु केतु की युति पंचम भाव, अगर काल पुरुष की गणना करें तो पंचम भाव में सिंह राशि आती है। तो पंचम भाव क्या है? पंचम भाव विद्या क्षेत्र भी है। तो ऐसी स्थिति में अगर गुरु केतु की युति बन रही है तो क्या शिक्षा प्रणाली में, क्योंकि केतु का कार्य है अध्यात्म को बढ़ाना, तो क्या ऐसी स्थिति में शिक्षा क्षेत्र में कहीं धार्मिक ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत या श्रीमद् भागवत गीता के कुछ अध्यायों का जब शिक्षा प्रणाली में उसको उतारा जाएगा क्या शिक्षा क्षेत्र में हमको देखने को मिल सकते हैं क्या उसी समय? अब बात करूंगा 12 नवंबर 2026 की। इस समय गुरु केतु और मंगल की युति बनने जा रही है। तो इस युति में सरकार द्वारा कुछ ऐसे नियम लागू किए जाएंगे जो जनता को प्रभावित करेंगे, लेकिन सभी को मानने ही पड़ेंगे। उसके लिए फोर्स का इस्तेमाल भी हो सकता है, सेना का, क्योंकि मंगल सेना है और केतु और मंगल की युति जब होती है तो डंडे की ओर से ये सब मानने को तैयार करना पड़ता है। अब बात करूंगा केतु और मंगल की युति जब जब बनी है हमको हिंसक घटनाएं देखने को मिलती हैं, ब्लास्ट जैसी स्थितियां हमको देखने को मिलती हैं उस समय में। अब समय ज्यादा ना लेते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और अपने गुरुजी को आग्रह करूंगा कि इस विषय को, इस जो भी विषय रखा गया इसको आगे बढ़ाएं। जय श्री राम। प्रणाम गुरु जी। अमित पाराशर जी, बहुत बढ़िया। आपने अपने विचार रखे गुरु केतु पर, साथ में गुरु बृहस्पति को भी लिया और भूतकाल को चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको ऐसे ही सद्बुद्धि और ज्ञान देती रहे तो आपका नाम रोशन करते थे। इसी के साथ यहाँ पर हमारे गुरु जी आदरणीय विष्णु कुमार शर्मा जी आ चुके हैं, जिनके स्वागत में मैं डिले कर चुका हूँ क्योंकि उस समय अमित जी अपना वक्तव्य दे रहे थे। तो मैं चाहूँगा आदरणीय विष्णु कुमार शर्मा जी गुरु जी, जिनकी देन है कि मैं ज्योतिष क्षेत्र में आप सभी को दिखता हूँ, गुरु अगर सुन रहे हो तो आए और वक्तव्य प्रदान करें। सभी
इस समय मेरे सामने विराजमान जितने भी महापुरुष विद्वान हैं, सभी के अंतरात्मा में विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। अमर जी ने बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन जो है अपना प्रवचन दिया है। उसके ऊपर उद्बोधन है, बहुत ही बढ़िया हुआ है, और जो घटनाएं बताई गई हैं वो बिल्कुल सटीक घटनाएं हैं। अब काल चक्र में केतु का पहले मूल स्वरूप समझिए। केतु एक छायाग्रह है, वह उसका अपना स्थूल अस्तित्व नहीं है, ये सब जानते हैं। फिर भी काल गणना एवं फल ज्योतिष में इसका प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण कहा गया। राहु जहां विस्तार है, क्योंकि जब बात होगी तो राहु को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों आमने सामने ही रहते हैं। इसलिए दोनों की जोड़ी बड़ी बहुत ही बेहतरीन जोड़ी है ये, कि जहां राहु विस्तार करता है, आकांक्षा, अशक्ति और भौतिक अनुभव की ओर लेके जाता है, वही केतु संचुन, विमुखता, विच्छेद, वैराग्य, अंतर्मुखता का सूचक है। जहां राहु अनुभव को बढ़ाता है, जब कष्ट आएंगे, मुश्किलें आएंगी, अनुभव होगा। जहां राहु अनुभव को बताता है, तो केतु उसका सार, उसका एसेंस क्या है, उसका निचोड़ क्या है, ये केतु बतलाता है। केतु का फल केवल अशुभ मानना शास्त्रों की दृष्टि से उचित नहीं है। वह जिस क्षेत्र में स्थित हो, वहां अतृप्ति के बाद विरक्ति एवं आसक्ति के बाद मुक्ति का अनुभव करा सकता है। काल चक्र में केतु की विशेष भूमिका क्या है? काल चक्र का मूल सिद्धांत है काल, कर्म, संस्कार, अनुभव, परिवर्तन। केतु इस परिवर्तन में उस चरण का प्रतिनिधित्व करता है जहां जीव अपने पुराने संस्कार, अनुभव या कर्मफल का वियोजन की ओर बढ़ता है। इसीलिए केतु के साथ निम्न भाव से जुड़े माने जाते हैं विरक्ति, त्याग, विच्छेद, रहस्य, आध्यात्मिक अनुसंधान, पूर्व संस्कार, अनुपेक्षित परिवर्तन, अंतर्दृष्टि, मोक्ष, अविमुक्तता। इस दृष्टि से केतु को केवल विनाशकारी ग्रह कहना अधूरा निष्कर्ष है। केतु जहां बैठता है वहां क्या करता है? एक उपयोगी सूत्र है, केतु जिस भाव को स्पर्श करता है वहां बाह्य शक्ति घटा करके आंतरिक अनुभव बढ़ा सकता है। उदाहरणता, द्वितीय भाव जो है वो वाणी का है, परिवार का है, धन का है, धन के प्रति विचित्र अनुभव एवं व्यक्ति का है। चतुर्थ भाव ग्रह सुख और मानसिक स्थिरता में असामान्य अनुभव, और पंचम भाव पारंपरिक बुद्धि से हट करके अनुसंधान, रिसर्च की ओर लेके जाता है, अनुसंधान एवं अध्यात्मिक चिंतन की ओर जो है वो केतु लेकर के जाता है। और सप्तम भाव में संबंधों में दूरी, असामान्य अनुभव एवं विवाहिक संबंध को लेकर के थोड़ा सा वैराग्य। और अष्टम भाव में गुण ज्ञान, रहस्य, अनुसंधान, आध्यात्मिक प्रवर्तन का तीव्र संभावना। और दसम भाव में संसारिक प्रतिष्ठा से अधिक कर्म को वास्तविक अर्थ समझना, भाव रिसर्च करना। उसके संसारिक प्रतिष्ठा का कोई ध्यान नहीं होता, उसे यही होता है कि मुझे कुछ ना कुछ नया ढूंढना है, कुछ ना कुछ नया करना है, मुझे रिसर्च करनी है। उसे संसारिक प्रतिष्ठा से कोई उसका लेना देना नहीं होता। तो द्वादश भाव होता है त्याग का, एकांत का, आध्यात्मिकता और मोक्ष प्रवृत्ति का। परंतु भावफल को अकेले देकर के निर्णय नहीं किया जा सकता। भावेश, राशि, नक्षत्रेश, दृष्टि, ज्युति, दशा तथा गोचर का समन्वय अति आवश्यक है। राहु केतु अक्ष काल चक्र में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है राहु केतु का आमने सामने होना। राहु और केतु एक दूसरे पर सदा 180 डिग्री पर रहते हैं, आमने सामने रहते हैं। इसीलिए इन्हें पृथक ग्रहों की तरह नहीं बल्कि एक कर्म के अक्ष के रूप में देखना अधिक सार्थक है। राहु जिस दिशा में अनुभव बढ़ाता है, केतु उस अनुभव से भीतर की ओर मुक्त करता है। इसीलिए जन्म कुंडली में राहु केतु का अक्ष व्यक्ति के जीवन में एक प्रकार का कार्मिक तनाव बिंदु निर्मित करता है। कालचक्र और केतु का गोचर में केतु का प्रभाव सामान्यतः धीमा, सूक्ष्म, दीर्घकालिक होता है। वह किसी भाव, राशि के भाव से गुजरते हुए उस क्षेत्र में पुराने ढांचे को प्रश्नात्मक कर उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। किंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण सावधानी है, केतु का गोचर अकेले घटना का निर्णय नहीं करता है। घटना की पुष्टि को देखना चाहिए क्या गोचर, दशा, अंतर्दशा, जन्म कुंडली, नक्षत्र, संबंधित भावेश, ये संबंधित पद्धति अधिक पसंद है। केतु और नक्षत्र, केतु के 3 नक्षत्र हैं, उसमें अश्विनी, मघा और मूला। तीनों ही जो है वो केतु द्वारा प्रतिष्ठित हैं
और नवांश भी एक जैसे ही होते हैं। मेघा भी धनु सिंह रजत। जब हम नवांश गिनेंगे तो मेष राशि से तीनों को गिनेंगे तो इसमें अश्विनी, आरंभ और शीघ्र उपचार, ये प्रारंभता है किसी चीज की। और मगा जो है पूर्व जन्म, परंपरा और पितृ संस्कार, जो पितृ संस्कार में तो मूल है, मूल तक पहुंचना, जड़ तक पहुंचना, रूट लेवल तक पहुंचना और उखाड़ करके नवी संरचना, पुनर्संरचना करना, ये केतु का काम है। अतः केतु के नक्षत्रों का अध्ययन केवल शुभ अशुभ फल से नहीं बल्कि मूल कारण तक पहुंचने की प्रक्रिया से भी जाना चाहिए। केतु और आध्यात्मिकता, अब केतु की सबसे बड़ी भूमिका यही दिखाई देती है। जब संसारिक अनुभव से व्यक्ति तृप्त नहीं, जब संसारिक अनुभव से व्यक्ति तृप्त नहीं होता है तो केतु से भीतर की ओर मोड़ लेता, बाहर की बजाय वो भीतर की ओर चला जाता है। और इस प्रकार इसीलिए केतु भौतिक उपलब्धि का विरोधी मात्र नहीं है बल्कि अनुभव की अंतिम सीमा के बाद उत्पन्न भव्य का सूचक भी हो सकता है। इसी केतु को मोक्ष कारक भी कहा गया है, लेकिन जहां सावधानी आवश्यक है। केतु की स्थिति मात्र में व्यक्ति के अध्यात्म या मोक्ष मार्ग हो जाएगा ऐसा निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। गुरु द्वादश भाव, अष्टम भाव, पंचम भाव, नव भाव, आत्मकार आदि अनेक तत्वों का समन्वय का परीक्षण करना अति आवश्यक होता है। कार्यक्रम में केतु की समाप्ति का नहीं बल्कि परिवर्तन का ग्रह है। राहु संसार में अनुभव कराता है और केतु उस अनुभव को विवेक में उत्पन्न करता है। राहु बाहर की ओर खींचता है और केतु भीतर की ओर मोड़ता है। राहु अभिलाषा है और केतु विरक्ति है। राहु संग्रह है, इकट्ठा करने की आदत होती है, जैसे दूसरे घर में राहु आ जाए ना, पैसे इकट्ठे करने की आदत पड़ जाए, लालची हो जाता आदमी। तो राहु संग्रह है और केतु संरक्षण है, सार ग्रहण है। इसी प्रकार केतु को केवल अनिष्ट मानना उतना ही अपूर्ण है जितना राहु को केवल शुभ या अशुभ मान लेना। ये कि वास्तव फल में उनके स्थान, स्वामी, नक्षत्र, ज्योति, दृष्टि, दशा, काल संदर्भ में निर्धारित होता है। मान सूत्र ये, केतु जहाँ काटता है वहां केवल हानि नहीं होती है, कभी कभी वही विषेद जीवन में उनके वास्तव मूल की ओर ले जाता है जहां उसको जाना चाहिए। इसी विषय में अधिक सोल वर्ग रूप देना। काल चक्र में केतु राशि, नक्षत्र, भाव, दशा, गोचर के आधार पर 7 स्तर में हम इसको बांट सकते हैं, जिसे 7 स्तरीय पद्धति कहा जाता है। काल चक्र में केतु जो 7 स्तरीय नक्षत्र शास्त्रीय निर्णय पद्धति है क्या, प्रथम है, थोड़ा सार में बोलूंगा, बड़ा लंबा है। तो प्रथम स्तर है केतु की मूल स्थिति। सबसे पहले ये देखें कि केतु किस राशि में है, किस भाव में है, किस नक्षत्र में है, नक्षत्र का स्वामी कौन है, या केतु के फल की आधार भूमि क्या है। और राशि क्षेत्र बताती है, भाव जीवन क्षेत्र बताता है और नक्षत्र फल की सूक्ष्मता को बताता है। द्वितीय विस्तार है केतु और राशि स्वामी। केतु स्वयं किसी राशि का स्वामी नहीं है, इसीलिए जिस राशि में केतु स्थित हो उस राशि के स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। उदाहरणता, यदि केतु किसी राशि में बैठा है तो राशि स्वामी की राशि, भाव, बल, ज्योति, दृष्टि, अवस्था का परीक्षण और केवल ये कहना कि फला राशि में केतु है इसलिए फल ये होगा, ये अपूर्ण निर्णय है। फिर ये सरक जो केतु विचार का अत्यंत सूक्ष्म पक्ष है। केतु जिस नक्षत्र में स्थित है उस नक्षत्रेश की राशि, भाव, बल, ज्योति, दृष्टि और दशा संबंध का परीक्षा आवश्यक है। नक्षत्रेश केतु के फल को दिशा प्रदान करता है, इसलिए केतु समझने के लिए केतु से अधिक उस नक्षत्रेश को समझना कई बार निर्णायक सिद्ध होता है। चतुर्थ है राहु केतु अक्ष। केतु अकेला नहीं पढ़ना चाहिए, उसके सामने पड़े राहु कहाँ स्थित है, इन दोनों के भावों को साथ पढ़ें। राहु ग्रहण करने की दिशा है और केतु छोड़ने की दिशा। यही जीवन का महत्वपूर्ण कर्म अक्ष निर्मित करता है। उदाहरण यदि केतु चतुर्थ भाव में और राहु दशम भाव में हो तो ग्रह सुख एवं आंतरिक सुरक्षा बनाम कर्म, प्रतिष्ठा, बाह्य उपलब्धि के बीच तनाव एवं पुनर्संतुलन का विषय होकर के सामने आता है। लेकिन अंतिम निर्णय अन्य योगों की पुष्टि के बाद ही किया जा सकता है। और पंचम स्तर है केतु का संबंध क्या है, केतु किस ग्रह से संबंध है। जैसे अभी उन्होंने हमारे प्रिय सखा ने बताया था कि कैसे कैसे मंगल के साथ युति बनी और सूर्य के साथ युति बनी, क्या क्या प्रभाव होंगे, ये सब देखना भी अति जरूरी है। केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके प्रभाव में आता है, उसके फल के स्वरूप बहुत बदल जाता है। विशेष करके सूर्य में केतु, सूर्य और केतु आ जाए, अहम, सत्ता, आत्म बोध और पहचान से जुड़े प्रश्न, और चंद्र केतु आ जाए तो मन की भावनाओं और मानसिक अंतर्दृष्टि का विशेष परीक्षण, और मंगल केतु आ जाए तीक्ष्णता, साहस आना, वेग आना और संघर्ष की दिशा।
गुरु के विश्लेषण, तर्क, अनुसंधान और आसमानी बौद्धिक दृष्टि, और गुरु केतु वाले दर्शन, आध्यात्मिक ज्ञान, बुद्ध तत्व का महान परीक्षा, और शुक्र केतु वाले भोग, संबंध, सुंदर के प्रति वैराग्य और पूर्व मूल्यांकन, और शनि केतु वाले कर्म, उत्तरादायित्व, एकांत, कठोर आत्म परीक्षण। यहाँ भी जुटी मात्र से शुभ अशुभ का निर्णय नहीं करना चाहिए। छठा स्तर है दशा और काल। यही पर काल चक्र का भाव प्रयोग प्रारंभ होता है। जन्म कुंडली में केतु स्थित हो सकता है, पर उस फल का फल हर समय समान तीव्रता से प्रकट नहीं होता। विशेष रूप से केतु महादशा, केतु की अंतर्दशा, केतु के संबंध में ग्रह की दशा, नक्षत्रेश की दशा, भावेश की दशा, गोचर में केतु का सक्रिय होना, और जब जन्म कुंडली में दशा और गोचर एक ही विषय पर सक्रिय होते हैं तब फल की अभिव्यक्ति अधिक स्पष्ट हो जाती है। सप्तम स्तर है गोचर द्वारा पुष्टि करना। अंतिम निर्णय में गोचर को पुष्टि कारक साधन की तरह प्रयोग करना चाहिए। विशेष रूप में केतु का गोचर जन्म चंद्र से, लगन से, जन्म केतु से, राहु केतु वक्ष से, महत्वपूर्ण भावेशों से, दशानाथ से, नक्षत्र से यदि कई स्वतंत्र से एक ही दिशा में जाएं तब घटना की संभावना अधिक गंभीरता से ग्रहण की जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो शोध बिंदु निकल के सामने आता है वो है कि केतु स्वयं घटना का अकेला कारण नहीं है। ये कर्म फल के उद्घाटन, विच्छेद, पुनर्मूल्यांकन और अंतर्मुखी प्रवर्तन का मुख्य संकेतक है। अर्थात केतु को देखकर सीधे हानि, लाभ, विजोग, दुर्घटना होगी, विवाह टूटेगा, ये कठोर निष्कर्ष निकालना शास्त्रीय दृष्टि से उचित नहीं है। पहले ये देखना चाहिए केतु किस विषय को सक्रिय कर रहा है और उस विषय की पुष्टि कितने स्वतंत्र ज्योतिष संकेत कर रहे हैं। तो केतु का फल क्या है? भाव प्लस भावेश प्लस राशि स्वामी प्लस नक्षत्रेश प्लस ज्योति दृष्टि, राहु केतु वक्ष दशा गोचर, और इसके बाद फल की पुष्टि। यही पद्धति हमें अंधविश्वास पूर्ण केतु फल से निकाल करके विश्लेषणात्मक, शोधात्मक, प्रमाण आधारित ज्योतिष की ओर ले जाती है। केतु जहाँ स्थित है वहां जीवन केवल कुछ खोता नहीं है, वहां जीवन ये भी सिखाता है कि वास्तव में क्या छोड़ना चाहिए और क्या नहीं छोड़ना चाहिए। राहु अनुभव का विस्तार कराता है, केतु अनुभव का परिष्कृत करता है। राहु संसार की ओर ले जाता है और केतु अनुभव के सार की ओर ले जाता है। और इसके साथ केतु काल चक्र में 12 भाव में केतु कहाँ कहाँ बैठा, क्या क्या फल करने वाला है। तो प्रथम भाव जो आत्म और चेतना और व्यक्तित्व का है, केतु लगन में स्थित होने पर व्यक्ति के भीतर स्वयं अन्वेषण, आत्म विश्लेषण और सामान्य सामाजिक पहचान अलग दृष्टि से उत्पन्न करता है। कभी कभी व्यक्ति में संकोच, अनिश्चितता या स्वयं को लेकर के दूरी दिखाई देती है, और वही समर्थ स्थिति में यही केतु अंतर्दृष्टि, आध्यात्मिका और सूक्ष्म निरीक्षण प्रदान करता है। निर्णय में देखें कि लग्नेश, चंद्र, नक्षत्रेश और राहु की स्थिति। द्वितीय भाव धन, वाणी और कुटुंब का स्थान है। यहाँ के कुटुंबीय संस्कार, वाणी संचय के विषय में असामान्य बना सकता है, धन के प्रति अनाशक्ति हो सकती है। यहाँ राहु बैठ करके धन की आसक्ति को बढ़ाता, जो केतु है वो अनाशक्ति, धन के प्रति अनाशक्ति हो सकती है, और आय संचय का ढांचा प्रबंधित नहीं हो सकता है। वाणी कभी कभी कटुता, संक्षिप्तता अथवा अत्यंत सीधी भी देखी जा सकती है, परंतु शुभ संबंध होने पर यही स्थिति मंत्र, शास्त्र, अनुसंधान, वाणी और गूढ़ ज्ञान की क्षमता दे सकती है। कैसे किस ग्रह से जुती है, जैसा जैसा उसके साथ ग्रह बैठेगा, अगर अच्छा ग्रह होगा, सात्विक ग्रह होगा, देव ग्रह होगा, उसका प्रभाव में थोड़ा तब्दीली जो अवश्य आएगी। तृतीय भाव है पराक्रम का, कौशल का, संचार का। केतु यहाँ स्वतंत्र कार्यशैली, साहस और तकनीकी अनुसंधान कौशल को बढ़ा सकता है। व्यक्ति परंपरागत मार्ग की बजाय अपना रास्ता अलग से चुनता है। भाई बहन अथवा संचार संबंधों की दूरी के संकेत संभव है, लेकिन निश्चित घटना नहीं मानना चाहिए। शुभ नक्षत्रेश होने पर केतु का ये स्थान काफी प्रभावशाली हो सकता है। और चौथा घर है माता का, सुख का, गृह का, अंतकरण का। केतु यहाँ अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। गृह सुख, मातृ संबंध, निवास एवं मानसिक स्थिरता के प्रति विरक्ति या असंतोष उत्पन्न हो सकता है। कभी व्यक्ति के पास भौतिक सुख होते हुए भी आंतरिक तृप्ति का अभाव अनुभव वो कर सकता है। आध्यात्मिक रूप से जो स्थिति व्यक्ति को बाह्य सुख से हटा करके अंतर शांति की खोज की ओर ले जाता है, सर्चर बना देता है। पंचम भाव बुद्धि, संतान, मंत्र और पूर्व पुण्य का स्थान है। केतु का यह स्थान अत्यंत सूक्ष्म है। यहाँ सामान्य बुद्धि के स्थान पर विश्लेषणात्मक, रहस्यात्मक, आध्यात्मिक, अनुसंधानात्मक बुद्धि को सक्रिय कर सकता है।
मंत्र, ज्योतिष, तंत्र, दर्शन, वेदांत आदि विषयों में गहरी रुचि होना संभव है। संतान विषय निर्णय में केवल केतु देखकर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। पंचमेश गुरु शब्द में सप्तमाश और दशा आदि का विचार करना भी आवश्यक है। षष्ठ भाव ऋण रोग शत्रु सेवा का भाव है, जहाँ केतु की परिस्थितियों में क्रियात्मक रूप से उपयोगी माना जा सकता है। शत्रु, प्रतियोगिता, कंपटीशन, कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति की समस्या को जड़ पहचानने की क्षमता बढ़ जाती है। अनुसंधान, चिकित्सा, तकनीकी क्षेत्र, गूढ़ विषय विश्लेषण कार्य में विशेष योग्यता बन सकती है, किंतु स्वास्थ्य संबंधी निष्कर्ष के लिए केतु पर्याप्त नहीं है। सप्तम भाव है विवाह, साझेदारी, सार्वजनिक संबंध। केतु जहाँ संबंधों के प्रति दूरी, असामान्य उपेक्षा या वैवाहिक जीवन का अर्थ पर पुनर्विचार कर सकता है। कभी व्यक्ति को संबंध होते हुए भी मानसिक रूप से अकेलापन अनुभव होता है। सब होते हुए भी अपने आप को कभी कभी अकेला महसूस करता है। शब्द का केतु जो है वो थोड़ा परिवार से थोड़ा विच्छेद करता है, भाव थोड़ा अलग से आदमी सोचता है। ऐसा शास्त्रीय रूप में स्वीकार नहीं माना जा सकता। विवाह में सप्तमेश, शुक्र, गुरु, नवाश, उपपद, लगन, दशा, गोचर आदि का परीक्षण करना है। अष्टम भाव रहस्य प्रवर्तन गूढ़ ज्ञान का है। केतु का ये स्थान अत्यंत गहन है। वह व्यक्ति को ज्योतिष, आध्यात्मिक अनुसंधान, रहस्य, दर्शन, मृत्यु तत्व और जीवन के गूढ़ प्रश्नों की ओर आकर्षित करता है। जहाँ केतु की महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि ऊपरी आवरण को हटाकर के मूल कारण तक पहुंचना, रूट लेवल तक पहुंचना। इसलिए शोधकर्ता और गूढ़ विषय के साधकों के लिए ये स्थिति विशेष अर्थपूर्ण मानी जा सकती है। और नव भाव है धर्म का, गुरु का, भाग्य का, दर्शन का। केतु जहाँ पारंपरिक धार्मिक धारणा को प्रश्नांकित करके स्वयं भूत सत्य की खोज करा सकता है। व्यक्ति केवल परंपरा को स्वीकार करने की बजाय पूछ सकता है कि इसका मूल सिद्धांत क्या है। गुरु संबंध से दूरी का जहाँ मतभेद संभव है, परंतु शुभ स्थिति में यही केतु गहन दर्शन और अध्यात्म का विवेक दे सकता है। दसम घर जो है वो कर्म, पाद और प्रतिष्ठा का। केतु जहाँ संसारिक पाद प्रतिष्ठा के प्रति अनासक्ति और कर्म क्षेत्र में परिवर्तन का संकेत दे सकता है। व्यक्ति केवल पद प्राप्त करने की बजाय अपने कार्य को अर्थ और उद्देश्य खोजने लगता है, वो अनुसंधान पर चला जाता है। कभी कभी कैरियर में अचानक दिशा परिवर्तन देखा जा सकता है, किंतु वास्तव निर्णय के लिए दशमेश, सूर्य, दशम भाव, नक्षत्रेश, दशा का परीक्षण वाले। एकादश भाव लाभ, आय और इच्छाओं का है। केतु जहाँ इच्छाओं के प्रति विशेष प्रकार की तृप्ति, विरक्ति उत्पन्न कर सकता है। लाभ प्राप्त होने पर भी व्यक्ति को उसके विशेष आनंद न मिले, ऐसी मनोगत स्थिति संभव है, ऐसा मन में संभव है। साथ ही असामान्य माध्यमों में लाभ, विशिष्ट समूहों से संबंध अथवा सामान्य सामाजिक ढांचे से अलग नेटवर्क भी बना सकता है। द्वादश में भाव में राहु, व्याय, एकांत और मोक्ष। यहाँ केतु सबसे स्वाभाविक दिशाओं में से एक मानी जा सकती है। एकांत, ध्यान, साधना, विदेश, दूरस्थ वातावरण, आध्यात्मिक चिंतन की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। परंतु यहाँ दो समस्याएं हैं, असंतुलन स्थिति, पलायन, भ्रम, अनावश्यक अलगाव, अशक्त आध्यात्मिक स्थिति, साधना, विराग्य, आत्म चिंतन और द्वादश भाव केतु को स्वतः मोक्ष घोषित करना भी उचित नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण फल है कि भाव का विवेचन प्रारंभिक संकेत मात्र है, अंतिम निर्णय तो केवल क्रम से निर्धारित किया जा सकता है। वो क्रम क्या है? भाव, भावेश, राशि एवं राशि स्वामी, नक्षत्र और नक्षत्रेश, द्युति और दृष्टि, राहु केतु वक्ष, दशा, अंतर्दशा, गोचर, स्वतंत्र पुष्टिकरण। जहाँ नौमाचरण अति आवश्यक है। जहाँ यदि किसी घटना के लिए केवल केतु संकेत दे रहा है तो बाकी कुंडली उसका समर्थन नहीं कर रही, तो घटना का कठोर निर्णय नहीं ले सकते हैं। केतु ग्रह घटना नहीं है, अनेक स्वतंत्र संकेतों की अभिसरण से घटना का निर्णय है। और केतु के लिए विशेष रूप में केतु का फल जितना विच्छेद में दिखाई देता है, उतना उसके पीछे छुपे पूर्ण संस्कार की ओर भी दिखाई देता है। पुनः स्थापना, नियमों की पुनः स्थापना करें, इसलिए केतु विनाश कहना अधूरा है। अधिक सूत्र है केतु विच्छेद, विवेक, विमुक्ति और पूर्ण संस्कार। यह काल चक्र में केतु अपने अध्ययन की धुरी बन सकती है। और इसके साथ आगे हम सीधे चलते हैं इनके नक्षत्रों के ऊपर। अश्विनी, मगर, मूला और इनके नवाशेष। अश्विनी केतु जो है, अश्विनी मेष राशि हुई और उसका स्वामी केतु, अपना नक्षत्र अधिपति केतु है, दशा का स्वामी, और मेष राशि से प्रारंभ होगा। मगा भी सिंह राशि है, केतु उसका स्वामी केतु है। मूला इस प्रकार जो नक्षत्र अधिपति हैं वो एक सूर्य और मंगल और बृहस्पति बनते हैं। मेष आदि से उनको गिनना है। मेघ धनुसिंगच,
और पहला चरण जो है इन तीनों ही नक्षत्रों का जो पहला चरण है वो उसका निवास होगा मेष राशि का। उसका स्वामी रहेगा मंगल, और मंगल क्या क्या है? प्रारंभ है, साहस है और धीवर क्रिया है। और वृषभ जो दूसरा निवास होगा वो इन तीनों का वो होगा वृषभ, उसका स्वामी है शुक्र। शुक्र क्या है? स्थिरता, मूल्य और भौतिक आधार। और तीसरा चरण जो आएगा उसमें मिथुन राशि आएगी, उसका स्वामी बुध हो जाएगा, जो ज्ञान का, तर्क का, संचार का और अनुसंधान का प्रतीक है। और चौथा चरण आएगा कर्क राशि में, तो उसका स्वामी बनेगा चंद्रमा, जो भावना, संस्कार और अंतर्मुखता को दिखाता है। अश्विनी का पहला चरण और मेष निवास आरंभ एवं गति। तो अश्विनी क्या है? किसी चीज का प्रारंभ है, उसको गतिशीलता देने वाला है। यदि इस राशि में जहां अश्विनी की राशि मेष और निवास में मेष होने से अग्नि तत्व अगर पहला ही चरण होगा और मेष राशि का पहला ही मंगल उसका स्वामी बनेगा, निवास बनेगा, तो केतु की विषेदात्मक प्रकृति और मंगल की तीव्रता मिलकर के शीघ्र निर्णय, जैसे उन्होंने बोला कि सरकार कठोर उठा सकती है, तो यही चीज यहाँ पे आएगी कि शीघ्र निर्णय लेना, स्वतंत्र कार्यशैली, किसी के अधीन रह करके कार्य ना करना, जोखिम उठाने की क्षमता, रिस्क लेने की क्षमता, तत्काल परिवर्तन, इमीडिएटली शास्त्रिक अनुसंधान का भी संकेत करती है, अचानक से नया अनुसंधान हो जाना। तो दुर्बल एवं पीड़ित स्थिति में धीरता में अचानक निर्णय पड़ सकते हैं। अब सोचने से पहले करने की प्रवृत्ति में साधना कर लिया आवश्यक है। और अश्विनी का द्वितीय चरण विश्व निवास रहेगा, यहाँ तीव्र अश्विनी ऊर्जा को वृषभ की स्थिरता प्राप्त होती है। इससे परिवर्तन की प्रवृत्ति अधिक व्यवहारिक हो सकती है। केतु यहाँ भौतिक मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन, यहाँ पे रह करके वो पुनर्मूल्यांकन करेगा, किसी चीज का पुनः वैल्यूएशन करेगा। धन एवं संसाधनों के प्रति अनाशक्ति, उपचार एवं प्राकृतिक विषयों में रुचि, कला, कौशल में विशिष्ट दृष्टि दे सकता है। लेकिन जो भौतिक आसक्ति और केतु की विरक्ति के संघर्ष हो तो अंतर बाहर का द्वंद्व उत्पन्न हो सकता है। और अश्विनी का तृतीय चरण मिथुन का निवास रहेगा, जहाँ केतु को बुध का भौतिक क्षेत्र मिल जाता है, जहाँ बुध का भौतिक क्षेत्र मिलता है। यहाँ ये जो तीसरा चरण है विशेष रूप से अनुसंधान की ओर, ज्योतिष की ओर, गणना की ओर, तकनीकी ज्ञान की ओर, लेखन की ओर, संचार की ओर, सामान्य विचार के लिए उपयोगी हो सकता है। केतु जहाँ परंपरागत उत्तर स्वीकार करने की बजाय क्यों और कैसे पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है, और विश्वास से अधिक सत्यापन, शोध करना स्वभाव का अत्यंत सुंदर संकेत बन सकता है यदि बुध और संबंधित भाव समर्थ हो। तो अश्विनी का चौथा चरण कर्क का निवास रहेगा, जहाँ अश्विनी की गतिशीलता चंद्रमा के भावनात्मक क्षेत्र में प्रवेश करती है। फलतः मन में तीव्र परिवर्तन, भावनात्मक उपचार, मातृ संस्कार, अंतर्ज्ञान और आंतरिक सुरक्षा की खोज जैसे विषय हो सकते हैं। केतु जहाँ बाहरी उपलब्धि से अधिक मानसिक शांति की ओर खोज करा सकता है। बाहरी गति के बाद अंतर्मन की शांति, मगा पूर्वज परंपरा अधिकार, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितृ हैं, उनके साथ भी इस नक्षत्र का संबंध है। तो एक श्लोक है यहाँ पे कि माता न परसे भरे ना पेट, मगा न बरसे भरे ना खेत। अब आजकल जैसे माघ महीना, दूसरा महीना आता है, क्या बोलते हैं इसको, भाद्रपद महीना आता है, सूरज मगा नक्षत्र में चला जाता है, हम लोग बरसता है, तो गरजता है, बादल जो है गड़गड़ होता है। तो जहाँ गड़गड़ की आवाज होती है, और मगा नक्षत्र जो है बड़ा, जो मगा नक्षत्र में पैदा होने बच्चे चलते जैसे पहलवान चलते हैं ना, चाहे वो कितना पतला हो, उसकी चाल पहलवान जैसी होती है। तो मगा का संबंध पितरों से है, पितृगणों से है, वंश से है, कुल की परंपराओं से है, प्रतिष्ठा से है, पूर्व संस्कारों से है। यहाँ केतु का प्रश्न है कि मैं जिस परंपरा का उत्तराधिकारी हूं उसका वास्तव है क्या। तो मगा की परंपरा और मेघ की सक्रियता, जो पहला चरण है वो मगा की परंपरा जो पितृ परंपरा है, और मेघ जो सक्रियता को देने वाला है, कुछ मंगल से संयोग हो जाता है, तो वंश का अधिकार को चुनौती दे सकता है कि हमारे ये ऐसे क्यों, जो हमारे कुल में ऐसे क्यों हो रहा है। तो जो वंश परापर अधिकार है उनको चुनौती देता है। यहाँ पे पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन ला सकता है, जो पहले निजम है उनको तोड़ करके निजम स्थापन कर सकता है, नेतृत्व का अपना तरीका बना सकता है। कभी कभी पितृ परंपरा से संघर्ष का संकेत मिल सकता है, लेकिन ये स्थिति परंपरा को सुधार का माध्यम भी बन सकती है। तो परंपरा को अंध रूप से नहीं, कर्म द्वारा पुनर्जीवित करना मगा का जो दूसरा चरण है। यहाँ भी क्या होगा, विरासत केवल संपत्ति नहीं, संस्कार भी है। तो मगा का तीसरा चरण
शॉर्टकट में चल रहा हूँ। परंपरा का अध्ययन और केवल अनुसरण नहीं है। और मगा का चौथा चरण, यहाँ कर्क का नवाश और मगा का पितृ संस्कार और कर्क राशि मातृत्व भावनात्मक क्षेत्र में आते हैं। फलता परिवार की स्मृतियां, कुल संस्कार, भावनात्मक वंश परंपरा, घर परिवार की पुरानी धारणाएं, पूर्वजों से जुड़ी हुई आंतरिक अनुभूतियां महत्वपूर्ण हो सकती हैं। केतु यहाँ व्यक्ति को वंशगत भावनात्मक पैटर्न से मुक्त होने की प्रेरणा भी दे सकता है। तो पूर्वजों का सम्मान करो, पर उनके अधूरे संस्कारों के दास मत बनो, प्राणी रूढ़िवादी मत बनो। तो ये भी कहते हैं पूर्वों का सम्मान भी करो, परंतु साथ में अनुसंधान भी करो, जो उसमें जो चीजें ठीक करने वाले उसको ठीक भी करें। और मूला नक्षत्र, मूल क्या है? रूट लेवल। किसी भी जो मूला नक्षत्र में बच्चे पैदा होते हैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट देखे गए हैं, वो किसी भी बात की जड़ तक पहुंचते हैं। गुरु जी, हाँ, बस जड़ जो भी शिखाएं सुधारना पर्याप्त नहीं होता। और द्वितीय भाव वृषभ राशि में है, तो जहां इसका जो सूत्र निकलता है वो है स्थिरता, कभी सार्थक है तो कभी आधार वास्तविक है। और मूल का तीसरा चरण, लक्षण पर मत रुको, कारण खोजो। और चौथा चरण, बाहर संसार की जड़ अंततः अंतर मानने में खोजनी ही पड़ती है। तीनों नक्षत्रों के समान पदों की तुलना, तो ये सब कुछ मिलता जुलता है। तो अश्विनी है, नया कार्य प्रारंभ करो। और मगा अपने पीछे खड़ी परंपराओं को पहचानो, मूला उस परंपरा और अनुभव की जड़ तक पहुंचो। तो प्रत्येक नक्षत्र के मूल्य, ज्ञान और भावना की यात्रा। और ये केतु के तीनों जो नक्षत्र हैं, आरंभ, परंपरा और मूल तत्व को जानने के लिए 4 पद, क्रिया, स्थिरता, विवेक और अंत संस्कार। और अश्विनी में पुराना छोड़कर नया आरंभ कराता है, और मगा में पूर्व संस्कारों से परिचित कराता है, और मूल अपनी जड़ तक पहुंचकर अनावश्यक उखाड़ने और सत्य को पहचानने की प्रेरणा देता है। तो इसी तरह ये सब जो है बड़ा गूढ़, ये मैं तो जब पढ़ रहा था तो बड़ा मेरे को लग रहा था यार ये क्या चीज है। तो सभी नक्षत्र जो है, केतु केवल विजोग नहीं विवेक, हाँ बस केतु केवल विजोग नहीं विवेक है, केतु छेदन नहीं शोधन है, केवल विरक्ति नहीं विमुक्ति है, केवल अंत नहीं जीवन चेतना का द्वार है। आरंभ, पूर्व संस्कारों की परंपरा, मूल तत्व की खोज, मूल्य में स्थिरता, विवेक, अनुसंधान, अंतर्मनों संस्कार, यही संदेश इन सारे केतु के नक्षत्रों का है। तो ये विषय इतना बड़ा है, चाहे तो ग्रंथ लिखा जाए इसके ऊपर तो ये समाप्त होने वाला नहीं है। और मेन प्रैक्टिकली है कि जब इसकी जुटी बनती है, चाहे समय का ध्यान देते हुए और लोग भी हैं हो गया किताब पढ़ने का समय नहीं है, पूरा लेसन उसमें से मूल निकाल के ही देने का समय ग्रंथ पढ़ने का समय बहुत बड़ा हो जाता है, और उस ग्रंथ के मूल को देना ही मूल और केतु है। हाँ बिल्कुल। देखो केतु जो है ना, वो ज्ञान है, विवेक है, आध्यात्मिक है, मोक्ष है और अंतर्मान को जानने का नक्षत्र है। ये तो क्या स्टार है, बहुत ही बढ़िया स्टार है। आपने बहुत मूल विवेचना करी है केतु की, सभी भावों की, नक्षत्र की और केतु के साथ और अन्य ग्रहों की भी। हाँ बिल्कुल बहुत विस्तार से आपने व्याख्या करी है, जिसके लिए हम सभी लोग बहुत बहुत आभारी हैं आपका। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री प्रोफेसर रविन्द्रनाथ वाजपेयी जी का, काफी देर से बैठे हुए हैं, उनको भोजन भी करना है इसके बाद। पहले क्षमा जानना चाहता हूँ, मेरा टाइम ज्यादा ले लिया। जी नहीं बहुत अच्छा बोले, अब कुछ बचा नहीं है वैसे बोलने के लिए। नहीं अभी बचा था गुरुदेव, अभी बचा था, मैंने समेट दिया। मुझे लगा ये बड़ा लंबा हो जाएगा, मुझे पता नहीं था। मुझे तो सुबह बोला ना कि गुरु जी आपने आना है, तो अभी जगदम कोई चीज को सोचना, उस पर मंथन करना तो बड़ा कठिन हो जाता है। तो फिर मैंने 10-15 मिनट मेरे को मिले हैं, 10-15 मिनट में मैं जितना ढूंढ पाया हूँ, जितना कर पाया हूँ, उतना मैंने आपके सामने रख दिया। शर्मा जी, नक्षत्र और फिर राशि और भावेश और उसके बाद में षोडश वर्ग भी आपने ले लिया, उसमें बचा क्या है? आपने बहुत बढ़िया मैंने जो बात की है ना, वो तो एक तरह का जैसे होता है ना परिचय टाइप है।
अभी अनुभव आप लोगों के सामने आना है, प्रोफेसर साहब का आएगा, आप हमसे बड़े हैं, आपका तजुर्बा बहुत ज्यादा है, वो अभी हमने सुना है। लेकिन आपने बहुत ही बढ़िया विश्लेषण किया, इसमें कोई शंका नहीं है। और अब अगर सही पूछा जाए तो बोलने के लिए पूरे दोनों को पढ़ाने वाले ना, ये उपकार मिश्रा जी है, कि हम लोग को पढ़ने डाल दिया, हम लोग रिपीट करते रहेंगे और कुछ बचा नहीं है। खैर चलिए, मेरा अनुभव दीजिए। मैं रविंद्र वाजपेयी कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ और सभी ज्योतिष विद्वानों को सादर नमस्कार। जहाँ तक केतु इनों के जो विषय है वो है काल चक्र में केतु। सबसे पहले बात आ जाती है काल चक्र की। तो काल चक्र क्या है कि जो हर आदमी, कोई भी जीव हो, आदमी क्या कहे, जीव ले लीजिए, कि वो ऊपर और नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सुख कभी दुख, कभी उन्नति कभी अवनति में जो गुजरता है समय उसका, वो क्यों गुजरता है? तो ये काल चक्र है। कहते नहीं कि समय का पहिया घूम रहा है। हाँ बिल्कुल। चक्र जो है वो एक पहिया है, गोलाई में है, 360 डिग्री सेंटर से वो गया हुआ है। वही हमारी 12 राशियां बनती है, 30-30 डिग्री के 12 भाव बनते हैं, और वही 13 डिग्री 20 मिनट के हमारे नक्षत्र बनते हैं। सीधी सी बात है। तो ये जो हम कहते हैं ना कि काल चक्र, कि हम आजकल समय खराब है हमारा, तो काल चक्र खराब है, तो वही काल चक्र है। अब उसमें केतु क्या करता है ये देखने वाली चीज है। तो देखिए, केतु जो है वो तो छाया ग्रह है, अध्यात्म देता है, सुख भी देता है और आपका दुख भी देता है। जब अच्छे ग्रह के साथ, मैं मोटा मोटा बोलूंगा क्योंकि शर्मा जी ने सारा बोल दिया, जब अच्छे ग्रह के साथ बैठता है तो सुख देता है, और जब खराब ग्रह के साथ बैठता है, मतलब मित्र के साथ बैठेगा तो सुख देगा, और शत्रु के साथ बैठेगा तो दुख देगा। अब उसके बाद में आता है जिस भाव में बैठेगा, तो उस भाव की जो राशि है, अभी शर्मा जी ने बताया ही है, जो उस राशि का स्वामी है और जो अन्य ग्रह वहां पे बैठे हुए हैं, उनके प्रभाव उसके ऊपर पड़ेंगे, और कोई केतु उन्हीं के हिसाब से चलेगा, क्योंकि ये छाया ग्रह है। इसका अपना वैसे अगर देखा जाए तो स्वतंत्र एग्जिस्टेंस नहीं है जैसे। और दूसरा ये है कि पता ही हम लोगों को सभी को कि इसको बकरी ग्रह माना गया है। अगर इसकी चाल भी लेते हैं तो उल्टी लेते हैं, और 17 महीने में लगभग ये एक राशि को पार करता है, और उसके जो 4 चरण होते हैं उनको फिर उसी हिसाब से, मतलब जो है ये करीब करीब ये 1 मास और 17 दिन में पूरा करता है एक चरण को। अब ये है कि अगर ये सूर्य के साथ बैठ गया तो वहां पर सूर्य क्या कर रहा है, उसमें या तो ये उन्नति देगा या अवनति देगा, क्योंकि मुख्य काम तो सूर्य वहां पर करेगा। केतु मतलब अच्छा करता है, लेकिन केतु बुरा भी करता है। सारे ग्रह खैर यही काम करते हैं कि अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं। और जो काल चक्र है वो हमारा एक्चुअली दशाओं पे निर्भर करता है, क्योंकि ग्रह तो वही है। तो 2 तरीके हो गए, एक तो हमारी दशाएं बदलती है, चाहे वो विंशोत्तरी दशा हो, चाहे अष्टोत्तरी दशा हो, चाहे योगिनी दशा हो, चाहे ग्रहों की दशाएं हों। आजकल तो ग्रहों की दशाएं भी आ रही हैं, तो ग्रहों की दशाएं हों, उन्हीं के ऊपर इसका जो है ना इफेक्ट जो है ना हमारे जीवन पे काल चक्र के ऊपर पड़ता है। और दूसरी बात ये आ जाती है कि जैसे जैसे हमारा जो ये है ग्रह गोचर, कि एक बार तो जन्म पत्री बनी, उसमें ग्रह फिक्स हो गए हैं। हम जब जन्म पत्री देखते हैं तो मुख्य रूप से एक अभ्यास आदमी का यही होता है कि उसने चक्र देखा और भविष्य बता दिया। गोचर को भूल जाते हैं, देखते हैं लेकिन भूल जाते हैं, क्योंकि वो ये देखते हैं कि बताने वाले को कितना बताना चाहिए और कितने से उसकी संतुष्टि हो जाएगी। ये मतलब ज्योतिषी का काम होता है, इसलिए वो गोचर को नहीं देखते। जबकि केतु हर 17 महीने में जैसे जैसे बदलता है तो इसका भाव, मतलब मेष से वृष में जाएगा, मिथुन में जाएगा, उसका भी फर्क पड़ेगा। फिर जो वहां पर जो ग्रह दूसरे आते जाएंगे समय समय पे, एक ही तरह के ग्रह नहीं बैठेंगे, अदरवाइज तो एक ही कुंडली चलती रहती, तो उसका भी असर पड़ेगा मानव जीवन पे। इसके अलावा क्या होता है कि ये तो 30 डिग्री की बात है,
अब जो शर्मा जी ने अभी कहा था नवमांश दशमांश ये सब जो षोडश वर्ग बनते हैं हमारे, तो षोडश वर्ग में जो ग्रह होते हैं आते हैं वहां पर केतु की पोजीशन देखो बदल जाती है। नवमांश में कुछ होगी, दशमांश में कुछ होगी, खष्ट्यांश में कुछ होगी, दशमांश में कुछ होगी, द्वादशांश में कुछ होगी और होरा कुंडली में कुछ होगी। तो उसके हिसाब से भी फल आपका बदल जाएगा, एक ही फल नहीं रह सकता केतु का। लेकिन ये सही है कि केतु उन्नति देता है, अवनति भी देता है, सुख भी देता है, दुख भी देता है, अध्यात्म भी देता है, उसको बोलने का ज्ञान देता है, लेकिन बड़बोला भी बना देता है, उल्टा सीधा भी बुलवा देता है। ये डिपेंड करेगा कि वो किस ग्रह के साथ बैठा है, किस भाव में बैठा है। वो मित्र के साथ है अच्छा करेगा, शत्रु के साथ है तो फिर शत्रुता वाला काम हो जाएगा वहां पर। इसी तरीके से आप देखिए नक्षत्र, हमारे जितने भी षोडश वर्ग बनते हैं वो पूरी तरह से वो डिग्री पर डिपेंड करते हैं। 3 डिग्री 20 मिनट पे आपका नवमांश बदल जाता है, 2.5 डिग्री में आपका जो है ना बदल जाता है, आपका ये जो है दशमांश बदल जाता है 2.5 डिग्री पे। हाँ, दशमांश नहीं द्वादशांश बदलता है 10 डिग्री पे। तो इस तरीके से 15.5 डिग्री पे आपका होरा चक्र बदल जाता है। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं, अगर 1 सेकंड का 2 सेकंड का भी फर्क हो जाए तो आपकी कुंडली में उस चक्र में फर्क पड़ जाएगा। इसीलिए जो कुंडली में टाइम का महत्व है, सबसे बड़ा महत्व आदमी कह देता है कि बच्चे आपने पूछा जन्म कब हुआ, कह रहे 4 बजे से 5 बजे के बीच में हुआ था। अब 4 बजे से 5 बजे के बीच में जो जन्म बता रहे हैं उसमें सारे चक्र गलत हो जाएंगे, और तो और हो सकता है कि आपकी कुंडली भी 2 बन जाएंगी, लग्न की कुंडली बन जाएगी। तो इसलिए मतलब जो है ये अंतर हो जाता है। लेकिन मुख्य विषय हमारा है केतु। केतु बहुत अच्छे तरीके से अगर समझा जाए तो केतु जो है, जैसे शर्मा जी ऐसे सारी बात बता चुके हैं। लग्न में हमारा जो लग्न है उन लग्न से क्या देखते हैं, बात ये आ जाती है। लग्न से हम व्यक्ति का व्यक्तित्व देखते हैं, व्यक्ति की विचारधारा देखते हैं, उसका चेहरा मोहरा देखते हैं कि कैसा बना हुआ है। अब देखिए कहीं कहीं पर यह भी लिखा है बुक्स के अंदर कि अगर लग्न में केतु बैठा होता है तो मस्तक के ऊपर कोई न कोई चिन्ह होता है, क्योंकि ये लग्न जो है वो हमारा ये हिस्सा है, सर के ऊपर का सारा हिस्सा लग्न है। और जब कई बार क्या होता है कि लग्न में अगर केतु आता है, शत्रु राशि में आता है, तो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसके पेरेंट्स को कि आप बच्चे को संभाल के रखिए, इसको उछालिएगा नहीं और इसको बीच में लिटाइएगा, ये गिर सकता है। अगर केतु लग्न में होगा और बच्चा गिरेगा तो उसके चोट लगने की संभावना सबसे ज्यादा मस्तक या सर पे बनती है। केतु जब लग्न में होता है तो ये बुद्धि को बहुत बलवान भी करता है पर बुद्धि का विनाश भी करता है। इसी तरीके से जब ये दूसरे घर में जाता है, क्योंकि वो धन भाव है, गृहस्थ जीवन का भी भाव है, परिवार का भी भाव है, तो इन सब चीजों में ये अच्छा भी करेगा। लेकिन अगर वहां पर गलत बैठा हुआ है तो मतलब गलत राशि आई हुई है या गलत ग्रह वहां पे इसके साथ युक्त हो रहा है, क्योंकि मेन जो होता है वो ये होता है कि ग्रह किसके साथ बैठ रहा है, किस भाव में बैठ रहा है और किन किन ग्रहों की दृष्टियां केतु के साथ बन रही है। दृष्टियों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। केतु के ऊपर अगर बृहस्पति की दृष्टि आ जाए तो फल कुछ और हो जाएगा, मंगल की दृष्टि आएगी तो फल कुछ और हो जाएगा। मैं फल नहीं बताऊंगा, अगर बुध की दृष्टि आएगी तो फल बिल्कुल बदल जाएगा। तो इस तरीके से दृष्टि का देखना भी बहुत जरूरी है। तो इस हिसाब से ये कहना चाहिए, इसी तरीके से जब तीसरे भाव में केतु जाएगा तो चूंकि तीसरा भाव भाई बहनों का है, छोटे भाई बहनों का है, आपके पराक्रम का है, परिश्रम का है, तो केतु ये सारी चीजें करवाएगा आपसे। लेकिन अगर किसी वहां पे खराब गलत ग्रह बैठा है, शत्रु राशि का ग्रह बैठा है, नीच का ग्रह बैठा है, तो मतलब आप ये भी मानिए कि वो आदमी बिना परिश्रम के तो कुछ कर ही नहीं सकता और परिश्रम भी नहीं कर सकता, वो परिश्रम से दूर भागेगा। तो इस तरह की बातें हैं, ये सब सोचने वाली बातें हैं। और सभी को मेरे हिसाब से जितने सज्जन यहाँ बैठे हैं उनको सबको ये पता ही है। अब वो इसका पूरा विश्लेषण करें तो हमारे हिसाब से तो ये कि टाइम पास करने वाली बात है। मुख्य बात यह है कि केतु छाया ग्रह है,
केतु मोक्ष देता है, लेकिन सबसे ज्यादा केतु जो मोक्ष देता है, तो चूंकि 12वां भाव व्यय का माना गया है और लग्न का व्यय करता है, लग्न जो हमारा है जीवन उसका व्यय करता है, तो या तो ये अष्टम भाव में या फिर ये द्वादश भाव में मोक्ष की स्थिति सबसे ज्यादा बनाता है। ऐसा जो मेरा विचार है वो यही है कि ये मोक्ष जो है ऐसे नहीं मिला करता। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी बात वही है कि दूसरे ग्रह क्या कहते हैं। अगर ऐसे मोक्ष मिलता तो हर आदमी मोक्ष ले लेता। कहते हैं जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम मुखावत नहीं। जिंदगी तमाम राम राम करते रहते और आखिर में राम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? कि कर्म तो साथ चलते हैं, कर्म के अनुसार फल मिलेगा। एक दिन में अगर कोई चाहे या केवल राम राम करता रहे और बाकी सब दुष्कर्म करे, दुष्चरित्र करे, दूसरे का पतन करने की कोशिश करे, दूसरे का माल हड़पे और वो सोचे कि केवल राम राम से मोक्ष हो जाएगा, तो मैं तो नहीं मानता इस बात को। वो चाहे केतु 12वें में बैठा हो चाहे 8वें में। लेकिन अब कहोगे क्या 12वें में बैठा है तो गलत लिखा हो? गलत नहीं लिखा है। उसका कारण ये है कि वो 12वें में बैठेगा किसकी कुंडली में? जो पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करके आया होगा और इस जन्म में भी अगर वो अपने कर्म को सुधारने की कोशिश करेगा, अगर वो अपनी बुद्धि और विवेक का पूरा मतलब जो है प्रभाव डालेगा अपने ऊपर, तो उसका मोक्ष हो सकता है। अगर वो पहले जन्म में अच्छे भी कर्म करके आया, केतु 12वें में बैठ गया, लेकिन सूर्य मान लो नीच का हो करके, चंद्रमा वृश्चिक का हो करके, गुरु मकर का हो करके कहीं बैठ गया, या शनि की स्थिति बड़ी खराब हो गई, मृत्यु के समय जो है उसका बहुत ज्यादा खराब गोचर बन गया, तो उसका मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष भी केतु अकेले नहीं देगा। इसलिए सारे ग्रहों का देखना केतु के साथ अति आवश्यक है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को, आप सभी ने मेरा ये सुना, आप सभी को धन्यवाद करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सर आपने समय दिया और बहुत अमूल्य वक्तव्य दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आदरणीय मुंबई से पंडित नलिन जोशी जी को आग्रह करता हूँ वो आए और वक्तव्य दें। नमस्कार। यहाँ पे विराजमान सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूँ और आपने मुझे जो मौका दिया उसके लिए आपको भी प्रणाम करता हूँ। मैं अभी हम लोग ने जो यहाँ पे केतु के लिए चर्चा करते हैं, रिद्धि आवाज दिए तो बेटा जरा आवाज मोटो कर, आवाज पूछे। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आवाज बस सर। जैसे तो अभी जो भी विद्वानों ने बताया केतु के बारे में सब वो लोग बता चुके हैं। मैं आपको सिर्फ जो मेरा थोड़ा अनुभव है वो मैं आपके सामने बताता हूँ कि ये एक केतु ऐसा ग्रह है जो उल्टी चाल चलता है, राहु के जैसे। वो कभी भी सीधी चाल नहीं चलते। जो हमारे दूसरे ग्रह है वो मोस्टली सीधी चाल चलते और वक्री भी चलते। जब केतु और राहु ऐसे ग्रह है जो ऑलवेज उल्टी चाल ही चलते हैं। अच्छा, और केतु गोचर में 18 महीना यानी कि 1.5 साल एक ही राशि में रहता है। तो मैंने जो निकाला उसका अनुभव से मैं जो मेरा अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि अगर जन्म कुंडली में शनि कोई भी स्थान पे हो, 12 भाव में से कोई भी स्थान में हो, अगर उसके ऊपर से केतु का भ्रमण होगा और जब वो डिग्रिकली भ्रमण होगा तभी वो जातक को सबसे खराब अनुभव होगा 1.5 साल के अंदर। और वो 1.5 साल जातक का एकदम क्रिटिकल पॉइंट से जाएगा। ठीक उसी तरह अगर केतु कोई भी भाव में हो और उसके ऊपर से शनि का भ्रमण हो 2.5 साल का, तो और वो भी डिग्रिकली जब आएगा, उस वक्त शनि जब डिग्रिकली केतु के ऊपर आएगा तो उसी वक्त उसका भी रिजल्ट आपको नेगेटिव ही मिलेगा मोस्टली, और जातक को तकलीफ ज्यादा होगी। ये एक मेरा अनुभव है।
दूसरा एक चीज मैं बता दूं, अगर केतु लग्न में हो, अश्विनी, मघा और मूढ़ ये 3 नक्षत्र का हो, तो जातक का मन शंकाशील ज्यादा रहता है। फिर वो कोई भी हो, अगर पुरुष है तो अपनी बीवी पे शंका करेगा, बेटे पे शंका करेगा, बेटी पे शंका करेगा, सबके ऊपर वो शंकाशील रहता है। दूसरी बात, अगर केतु तीसरे स्थान में है तो वो जो जातक है वो कभी उसका काम एक ही बार में नहीं होगा, उसको कम से कम 2 से 3 बार या 4 बार चक्कर काटने पड़ेंगे, तभी उसका काम होगा। चाहे वो गवर्नमेंट का हो, पर्सनल हो, नौकरी का हो, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जो कुछ भी हो, गवर्नमेंट का काम या बैंक का काम हो, जो भी काम हो, उसमें उसको देरी होने वाली। तो उसके बाद मैं बोलूं, अगर पंचम स्थान में केतु है, तो पंचम स्थान में जो केतु है, तो वो जो जातक है वो दिल का बहुत साफ रहता है। जो केतु रहता है ना, वो ऑलवेज दिल का साफ रहता है। लेकिन केतु की एक ही चीज है कि वो इतना साफ दिल का रहता है कि वो अपने लाइफ की कुछ प्राइवेसी नहीं रख सकता। अपने लाइफ की कुछ भी प्राइवेसी हो ना, वो रख नहीं सकता है। वो किसी न बहाने किसी को, क्योंकि उसका हार्ट बहुत क्लियर है, वो किसी से कुछ छुपाएगा नहीं, जो अपना है वो क्लियर बता के दे देता है। तो ये जो मैंने केतु के आपको लिया है, वैसे तो मैं बारे भाव पे खबर दे सकता हूँ, लेकिन शर्त एक ये है कि टाइम बहुत जाएगा और दूसरे लोग भी है। दूसरी 1-2 चीज मैं आपको बता देता हूँ। अगर केतु 12वें स्थान में है तो हम लोग बोलते हैं भाई वो मोक्ष का स्थान है, तो केतु आपको मोक्ष दिलाता है। लेकिन अकेला केतु नहीं करते, जैसे अभी जो वाजपेयी जी ने बताया, ठीक उसी तरह मैं कहता हूँ, केतु के साथ गुरु और शनि का सपोर्ट होना जरूरी है। गुरु जीव कारक है तो शनि शिव कारक है, तो गुरु और शनि का सपोर्ट रहेगा, यानी कि उसकी या तो दशा हो या उसका नक्षत्र में केतु हो, तो जातक को मोक्ष मिलता है। लेकिन उसके सामने एक दूसरी बात मैं रख रहा हूं कि अगर 6ठे स्थान में राहु आता है, अगर 6ठे स्थान में राहु है तो जातक ऐसे मोक्ष नहीं जाएगा। वो दुनिया के उल्टे सीधे सब काम करेंगे, सब अपनी मनोकामना पूरा कर लेगा। फिर वो सोचेगा मैंने ये कर लिया, घर बसा लिया, घर बना लिया, गाड़ी, इज्जत सब हो गया, अभी क्या करूं मैं। उस वक्त यानी कि केतु है वो सबसे लास्ट में मोक्ष दिलाता है, शुरुआत से मोक्ष दिलाता नहीं है। बस यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। आप लोग ने मुझे सुना, बहुत आभारी हूँ आपका। बहुत बढ़िया जोशी जी, आपने अपना अनुभव दिया, इसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं। और अनुभव ही मूल है केतु का। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आग्रह करता हूँ आदरणीय ओंकारनाथ कोस्टा जी से, अगर वो सुन रहे हो। जी नमस्कार, सभी को नमस्कार एक बार। नमस्कार जी। आज का विषय केतु का फलित के बारे में है। इसके बारे में मुझे बहुत अधिक जानकारी तो नहीं है, और अभी जो विश्वकर्मा जी ने, नलिन जोशी जी, अमित पारा सर जी, कई लोगों ने अपना वक्तव्य दिया, उसमें वो सभी बातें लगभग आ ही गई हैं जिसको केतु के संबंध में बताया जाना चाहिए। केतु का जन्म कुंडली में किस भाव में स्थान है, किस राशि में है और किस नक्षत्र में है, इसके विषय में विस्तार से चर्चा हो गई है। मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कुछ विशेष बताने के लिए कुछ बचा हुआ है, ऐसा तो नहीं लगता। इतना ही मुझे थोड़ी सी संक्षेप में जानकारी है कि केतु जिस ग्रह के साथ में होता है उस ग्रह के बल को बढ़ा देता है, और जब स्वतंत्र रूप से अकेला जब रहता है किसी स्थान पर जन्म कुंडली में, तो अपना स्वतंत्र फल प्रदान करता है, और उसके जो भी कारक हैं उस कारकों के अनुसार अपना फल प्रदान करता है। जब कोई ग्रह उसके साथ में होगा तो ग्रह के बल को ही बढ़ा देता है। जैसे बुध के साथ होगा तो आदमी बहुत ज्यादा सोचेगा, बहुत विचार करेगा, बुद्धि बहुत चलाएगा, इस प्रकार बल को बढ़ा देता है सामान्यतया। और जहां तक मुझे थोड़ी सी जानकारी है, केतु जन्म कुंडली के गोचर में अगर है, जन्म कुंडली की बात थोड़ा अलग हो जाती है, गोचर में होने की अलग बात हो जाती है।
गोचर में यदि किसी की राशि से तीसरा, छठवां अथवा 11वां है तो केतु बहुत ही शुभ होता है। जातक बलवान होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, खूब धनवान होता है, पुत्रवान होता है, हर प्रकार से अच्छा होता है यदि इन 3 भावों में केतु स्थित होता है। इसके अलावा अन्य किसी भी भाव में केतु होगा तो जीवन में उथल पुथल, उठापटक लगी ही रहेगी। जब भी केतु की महादशा अंतर्दशा आएगी और केतु अन्य 9 भावों में उपस्थित है और गोचर में भी यदि केतु अन्य 9 भावों में आ जाता है, 3 भावों को छोड़कर, तीसरा, छठवां, 11वां, इन भावों को छोड़कर जन्म कुंडली में स्थित है अथवा गोचर में भावों में आ जाता है तो जीवन में वास्तव में उठापटक होती है, बहुत संकटपूर्ण जीवन होता है उसमें। हाँ, ये बात जरूर है, केतु के साथ कोई शुभ ग्रह है तो उथल पुथल उतनी नहीं होती है, होती है लेकिन कम होती है। जैसे शनि के साथ है, केतु शनि में मैत्री है तो शनि का बल बढ़ाएगा। शनि वैसे भी अशुभ अगर कुंडली में है तो और भी अशुभ हो जाएगा। इस प्रकार से अशुभ ग्रह के साथ यदि केतु उपस्थित है, गोचर में भी उसी स्थिति में आ जाता है तो वह समय जातक के लिए बहुत ही कष्टकारक हो जाता है, तो समय काटना जीवन में बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन केतु की दशा बीतने के बाद समय इसके बाद बहुत अच्छा जाता है, सारी चिंताओं से आदमी मुक्त हो जाता है। जैसे केतु अगर लग्न में है या गोचर में आया हुआ है तो भी कष्टपूर्ण होगा, धन भाव में आया हुआ है तो भी कष्टपूर्ण होगा। जैसे ही धन भाव से तृतीय भाव में आएगा वैसे ही जीवन में सुख शांति प्राप्त हो जाती जाती। कुल मिलाकर हम ये जरूर कह सकते हैं कि केतु वास्तव में जीवन में कष्ट प्रदान करता है। ये बात जरूर है, कुछ लोग कहते हैं कि द्वादश भाव में आने पर केतु मोक्ष प्रदान करता है, लेकिन ये बात मैंने वैदिक ज्योतिष में तो कहीं नहीं पढ़ी है। लेकिन मोक्ष भाव ऐसे समझे कि आदमी को जब बहुत ज्यादा कष्ट होता है, बहुत ज्यादा कष्ट, बीवी भी चली गई हो, बेटा भी ना मानता हो, कोई दोस्त भी ना हो, सारे सुख दुख, सारे सुख, कोई भी सुख जिंदगी में ना हो तो आदमी आखिर करेगा क्या? जो करेगा, जो चाहेगा वही तो मोक्ष। तो ऐसा नहीं कि केतु मोक्ष दे रहा है, ऐसा नहीं है। जब आदमी जब बहुत परेशान होता है, बहुत परेशान होता है तो खुद ही मोक्ष मांगने लगता है, दुनिया छोड़ना चाहता है, तो केतु मोक्ष नहीं देता, वो तो जीवन की स्वाभाविक है। तो मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही होता है, कष्ट के बाद आदमी सोचता सब दुनिया छोड़ो, ये बात है। तो वास्तव में द्वादश भाव में केतु के आने से मोक्ष नहीं मिलता है, बल्कि कोई शुभ ग्रह आता है तो व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है, मोक्ष तो नहीं मिलता। मोक्ष तो खैर लाखों करोड़ अरबों सालों में शायद किसी एक दो को मिलता है, मोक्ष इतनी सरल बात नहीं है जो किसी को मिल जाए। हाँ, स्वर्ग मिल जाता है, स्वर्ग में लोग खूब निवास करते हैं, बहुत से लोग, करोड़ों लोग स्वर्ग में जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। शुभ ग्रह जब होगा तो उसको मोक्ष मिल सकता है, उसमें मोक्ष नहीं, स्वर्ग मिल सकता है, मोक्ष की बात छोड़ो। द्वादश भाव में यदि केतु हो तो सामान्यतया व्यक्ति को कष्ट ही होता है, अस्पताल जाना पड़ता है, चोट लगती है, बहुत ज्यादा खर्च होता है, कोई भी गलत कामों में खर्च होता है, अच्छे कामों में खर्च भी नहीं होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर गुरु भी साथ में है तो केतु वहां पर अगर गोचर में आ रहा है तो आदमी कुछ अच्छे कामों में भी खर्च कर सकता है। थोड़ा सा केतु का प्रभाव कम हो ही जाता है और साथ में जो भी ग्रह उसका प्रभाव बढ़ जाता है। ये मैंने अपने मन से, अपने विचार से एक दो बातें बताई, इसमें कुछ गलत भी हो सकती हैं, कुछ सही भी हो सकती हैं। हमारे मित्र हैं तो उन्होंने कहा मेरे आने के लिए तो मैं आग्रह नहीं ठुकरा सकता, मैं आज जरूर उपस्थित हुआ। सभी लोगों को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेन बात है कुछ जी कि सभी पढ़ते हैं, समझते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, इस सभी का अनुभव जो विचार होके जो आता है, निचोड़ आता है, वो आपने दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो निचोड़ ही तो मैं अनुभव है और अनुभव ही प्रवृत्ति को बदलता है और केतु यही प्रवृत्ति करता है कि ज्योतिष तो वही है जो सदियों चला आ रहा है, इसमें प्रवृत्तियां बदल रही हैं, बदलाव आ रहे हैं, उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आदरणीय प्रफुल्ल जी, पटेल जी जो वर्तमान में लंदन में रह रहे हैं, वो अगर हों तो
आए। हाँ, प्रचुल जी हैं। प्रचुल जी, माइक अनम्यूट कर। मिश्रा जी, मैं किसी के घर पे हूँ तो आपको वक्तव्य नहीं दे ओके ओके जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं अगले वक्तव्य के लिए बनारस से अमितेश जी को आग्रह करूंगा कि वो आए। अमितेश जी, माइक अनम्यूट कीजिए। जी जी, महादेव, हर हर महादेव। नमस्ते भाई। ऐसे तो कुछ खास तैयारी या कुछ पढ़े लिखे नहीं सब संबंध में, क्योंकि जो जानकारी है वो सब आप लोगों से ही प्राप्त है। मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं रहा है कि ज्योतिष में बहुत पढ़ाई लिखाई किया हूँ। बस स्वाध्याय रहा है अवश्य। बचपन से गहरी रुचि आ गई तो पहले पेपर के कटिंग से अपनी रुचि को पूर्ति करता रहा, उसके बाद थोड़ी बहुत जानकारी हुई है। तो जैसा कि आज विषय रखा गया है, केतु एवं गुरु का आपस में मिलन होने जा रहा है, तो उनका क्या संबंध बनेगा, उसका प्रभाव क्या पड़ सकता है। तो चूंकि परम आदरणीय समस्त वक्ताओं ने जो भी बात कही है उसमें सारी बातें आ गई हैं, और अभी अभी जो आदरणीय कोष्टा जी ने एक बात बहुत ही सहज रूप से और मेरे अनुसार लगता है कि बहुत साहस के साथ बात कहने की आवश्यकता थी कि केतु केवल मोक्ष दे, ऐसा शायद उन्होंने वैदिक में नहीं पढ़ा, मैं भी नहीं जानता हूँ। मैं भी केतु को मोक्ष का कारक उसी समय से समझने लगा जब से नाड़ी ज्योतिष के द्वारा इसकी व्याख्या की गई, या अन्य ज्योतिष के माध्यम से, अन्य शास्त्रों के माध्यम से केतु को मोक्ष का कारक माना जाने लगा या बताया गया। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार ही थोड़ी सी मैं ये कहना चाहूंगा कि चूंकि गुरु और केतु जब आपस में मिल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं अंतर ज्ञान को जागृत करने का प्रयास करेगा, और जो हमारी पारंपरिक ज्ञान है उसको भी बाहर लाने का प्रयास अवश्य ही करेगा। यानी पौराणिक बातों को समाज के सम्मुख ला करके उसको स्थापित करने का प्रयास अवश्य ही किया जाएगा। जैसा कि एक बात और, अगर केतु को हम कहें कि ये मूल की ओर ले जाता है, शोध की ओर ले जाता है, जड़ की ओर ले जाता है, तो जीव कारक होने के नाते कुंडली में केतु की स्थिति गुरु से युति कर रही होगी या किसी भी प्रकार से संपर्क में होगी, तो इन महीनों में जब तक कि गुरु और केतु का सानिध्य बना रहेगा उनका अंतर ज्ञान जागृत होगा, वृत्त होंगे, आध्यात्म की ओर बढ़ेंगे। इसके साथ ही उनके दैनिक जीवन में कुछ समस्याओं का भी सामना उनको करना पड़ सकता है, जैसे कि किसी रोग से संबंधित बातों का भी विस्तार हो सकता है। कोई पुरानी रोग अगर कभी हो तो वो भी उभर कर सामने आ सकती है। सिंह राशि में गुरु का साथ मिल रहा है केतु को, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भारत के पूर्वी दिशा में, पूर्वी भाग में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन सकती है कि कुछ मूलभूत परिवर्तन देखने को मिले। ये परिवर्तन यह भी हो सकता है कि वहाँ के शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षण प्रणाली में किसी प्रकार के नए नियम को लगाया जाए, या पुराने समय से चल रहे किसी पारंपरिक ज्ञान को प्रकाशित किया जाए। इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। केतु जहाँ मोक्ष का कारक बताया जाता है, वहीं केतु वैराग्य का भी कारक है। तो गुरु के साथ मिलने के कारण मन में वैराग्य की भावना भी उत्पन्न हो सकती है, और यह वैराग्य ही कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन को दूसरे चरण में ले जाने का प्रयास करेगा, क्योंकि युवावस्था तक जनरली सबके जीवन में एक ही प्रकार की चीजें रहती हैं। वो बहुत ही विरले होते हैं जो जन्म से ही आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं, या उनको कह ले कि वो विशेष उद्देश्य के लिए ही भेजे जाते हैं, और उसी प्रकार से उनका
बचपन शुरुआत होता है। लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो सभी का युवावस्था केवल रोजी रोटी कमाने और इन सब चक्करों में उलझा रहता है। जब ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तब जाकर के जब स्थायित्व आता है, उसके बाद कहीं ना कहीं केतु का कार्य प्रारंभ होता है और फुर्सत के बाद केतु अंतर ज्ञान को जागृत करने का प्रयास करता है। जैसे जैसे हम आयु में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा ज्ञान अनुभव केतु को उच्च करता जाता है और हमारे आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करता है। मैं अपने इस विचार के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बढ़िया जी, आप आए, आपने बहुत समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आग्रह करता हूँ हिमाचल से आदित्य शर्मा जी को। आदित्य। प्रणाम गुरु जी, सभी को राम राम जी, जय शंकर जी। कुछ रहिए। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय। जैसे सभी ने कहा था कि जो केतु और गुरु का जब मिलन होता है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ना घुमा के किया मैंने। केतु को अगर हम बीज, राहु और केतु को हम बीज मान लीजिए और गुरु को हम भूमि मान लेंगे। अगर केतु और गुरु का जब मिलान होगा तो एक नई विद्या आएगी, मतलब जो ज्ञान होगा काफ़ी उजागर होगा, एक पेड़ की तरह। और क्योंकि राहु केतु है जो अहंकार, केतु है जो खोज और सूक्ष्म विश्लेषण का कारक भी है, और जो राहु है उसको बीज मान लिए और गुरु भूमि है। राहु अहंकार का भी कारक है। अगर गुरु और राहु जब मिलेंगे तो कोई पेड़ होते हैं अहंकार के कारण जल्दी ही टूट जाते हैं। तो एक उदाहरण ये भी हो सकती है कि जब भी राहु और गुरु का मिलन होगा उसमें अहंकार ज़्यादा आएगा, गुरु का अपमान अधिक करेगा। और जो थोड़ा सा नर्वस हो गया। नहीं, बहुत अच्छा बोलिए। और जो केतु है अकेलापन अधिक देता है, एकांत ज़्यादा देता है। जो व्यक्ति ज़्यादा एकांत में रहेगा अपना दिमाग पर ज़्यादा मंथन करेगा, कि जितना अधिक वो मंथन करेगा, गुरु के साथ रहकर अगर मंथन करेगा, कोई नई विद्या उजागर होगी, कोई खोज होगी, किसी एक वस्तु को उसको तोड़ तोड़ के उसका निचोड़ देंगे। गुरु और केतु का जो मिलन होता है। और अगर शुरू में कहा था कि केतु एक ध्वज है, अगर वही ध्वज हम अपने आप को मान लें, जो ध्वज का जो डंडा है अपना शरीर मान लें, और उसका जो ऊपर का भाग अपना मुख मान लें, और जो उस ध्वज के अगर एक नुक्कर सा कोना होता है उसको हम केतु मान लें। जो केतु जो नुक्कर होती है आगे की, वो हमारी शिखा है, क्योंकि कहते हैं कि सेंटर पॉइंट ही हमारा शिखा है। तो एक पॉइंट ये भी जुड़ता है। और अभी सभी ने लगभग कह दिया कि भाव के साथ ग्रहों को आपस में जोड़कर भी कह दिया है। अरे आदित्य डरो नहीं, आराम से बोलो, कोई चीज नहीं है, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। जो तुम्हें आता है आराम से। जी पहली बार बोल रहा हूँ तो थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोलो, डरो नहीं, आराम से जो आता है बोलो। जैसे घर में बात करते हो वैसे खुल के बात करो। अगर प्रथम भाव पर बात की जाए, प्रथम भाव हमारा शरीर है, और जो दूसरा भाव है वो है कंठ का भी है, और कालपुरुष कुंडली के अनुसार वो शुक्र का भी है। जब केतु और शुक्र मिलेंगे, यहाँ तक हो सकता है कि उनके कुल देवी का दोष भी आ सकता है। और तीसरा आ जाता है भाव, तीसरा जो भाव आता है पराक्रम का। अगर वो ज़्यादातर अपना ध्यान अपने बल पर लगाएगा। तीसरा, चौथा जो आएगा गृह का, परिवार पर ज़्यादा लगाएगा, भवन पर। और जो पंचम होगा वो विद्या का भी है, वो अपना ज़्यादा अगर एकांत में रहेगा तो अपना विद्या पर ज़्यादा फोकस करेगा।
और छठा आ जाता है रोग का, और वो ज़्यादा ये सोचेगा कि मेरे को कोई रोग ना आए, मैं स्वास्थ्य मेरा ठीक रहे। और जो सप्तम होगा वो आता है पार्टनरशिप का, वो सोचते को भी मैं पार्टनरशिप ना करूं, अकेला ही रहूं। और अष्टम जो आता है वो खोज का भी है, और केतु स्वयं खोज का कारक है, तो जो उसकी खोज होगी उससे डबल हो जाएगी। और जो नवम है वो गुरु का भी है, अध्यात्म का भी है, और उसमें केतु जाएगा तो अध्यात्म में वह अधिक ज्ञान प्राप्त भी कर सकता है। और जो दशम भाव है वो शनि का है, वो मतलब कि जो उसकी लाइफ होगी संघर्षमय होगी। अगर अध्यात्म में जाएगा थोड़ा सा उसको शुरू में संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, फिर वो अगर एक लाभ भाव में जाएगा तो वो जो उसका संघर्ष होगा उसको अधिक लाभ मिलेगा। और अगर लास्ट में जाए तो व्यय का भी होता है, यानी कि जितना भी उसका संपूर्ण ज्ञान है आखिर में वो व्यय करेगा, यानी कि बांटेगा। क्योंकि जब तक कोई भी अपना ज्ञान नहीं बांटेगा तब तक उसका मोक्ष भी नहीं होता है। इसका उदाहरण व्याकरण एक किताब है, उन्हों का जो ऋषि थे उनके ऊपर भी एक कहानी है, बहुत बड़ी लंबी है। ठीक है गुरु जी, आप ग्रुप में लेके डाल देना। जी गुरु जी। चलिए, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छा बोला, धन्यवाद। अनुभव बोले, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं भोपाल से हमारी बड़ी बहन अंजना गुप्ता जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। दीदी हैं आप? भी हैं तो अंजना दीदी। अंजना दीदी, माइक अनम्यूट नहीं किया शायद, या तो वो फोन लगा के चली गई कहीं। अन्य कोई विद्वान जो इस विषय पे अपना कुछ शब्द रखना चाहते हैं वहीं से तो बोल सकते हैं। चलिए, अनुमति है मन की तो हम कुछ कहें। हाँ, आप बोल सकते हैं 5 मिनट। 5 मिनट पर्याप्त है। सारे ग्रह तो सीधे चलते हैं और राहु केतु उल्टे चलते हैं, तो वक्री उल्टा चलना तो ज्योतिषी आधार पर ये वक्री है, और एस्ट्रोनॉट के अकॉर्डिंग तो ये ग्रह है नहीं, लेकिन आया नॉर्थ पोल साउथ पोल जरूर बोलते हैं। 18 वर्ष में ये अपनी धुरी पर आते हैं और 9 साल में एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। तो सबसे पहले समझें, आपने विषय रखा है काल चक्र, तो चक्र का अर्थ तो हुआ पहिया जो निरंतर घूम रहा है, गति कर रहा है। और काल का सीधा और सरल अर्थ है, क्योंकि हम महाकाल के नजदीक हैं इसलिए काल का सीधा और सरल अर्थ हम समझते हैं समय। और समय का निर्धारण जो होता है वो महाकाल से होता है। अब केतु को मोक्ष का कारक कह रहे हैं, तो सीधे जब आप चलते हैं अपने मार्ग से, अर्थात जन्म से, एक जीव जब जन्म लेता है तो वो गति करता है, कहा जाता है पहले भाव से 12वें भाव में। 12वां भाव मोक्ष त्रिकोण में आता है, पहला भाव धर्म त्रिकोण में। तो पहले भाव से गति करता हुआ जीव धर्म अर्थ काम इच्छाओं की पूर्ति करता है, तब जाके चौथे सुख के मोक्ष भाव में चला जाता है। एक बार हर 3 साल में जाता है। तो काल चक्र के अनुसार धर्म कर्म अर्थ से मोक्ष को प्राप्त होने वाला समय चक्र जो आपको मोक्ष देता है। ऐसे जीव 120 वर्ष तक 10 बार घूम जाता है, इतना ही घूमता है ना। हाँ जी, आवाज नहीं आई किसी की। जी 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 प्रभु जी।
अब बोले बोले केतु उल्टा चल रहा है, क्यों चल रहा है भाई उल्टा? हाँ जी, हाँ जी, मैं विषय किताबों से हटके अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ। शायद आपको पसंद आए ना पसंद आए, बात की बात है, लेकिन अपनी बात रखता हूँ। तो यहाँ केतु उल्टा चलता है, तो मोक्ष कब देगा? मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। अब मुक्ति किससे? आसक्तियों से। आसक्तियां कौन सी? कामनाओं की, कर्म की और धर्म की। आपके जीवन में आसक्तियां, बेड़ियां तीन तरह की है। एक तो कामनाओं की है, जो तीसरा भाव है काम त्रिकोण, 3, 7, 11। अर्थ त्रिकोण 2, 6, 10 कर्म से संबंधित। और तीसरी धर्म की। धर्म भी बेड़ी है। जब तक आप धर्म का से जुड़े हो, वो भी आपके लिए बंधन है। भगवान कहते हैं पुण्य भी त्याग, सब कुछ त्याग तब आएगा। तो केतु यहाँ पर जब उल्टा चलता है, वक्री होता है, तो ये पीछे से आगे ऐसा चलेगा। जीव ऐसा चलेगा, केतु ऐसा चलेगा। तो केतु जिन चक्रों में आपका जीव 12 बार भावों में घूम चुका है, जब केतु उन्हीं भावों से उल्टा घूमना शुरू करता है, तो आपको ये बताता है कि जो कर्म, जो आसक्तियां और जो धर्म आपने घुमाया है, बंधन है, झगड़ा है। आप किसी चीज को सीधा घुमाइए, रस्सी को, धागे को, तो वो बांधता चला जाएगा। अब अगर यदि उसको उल्टा खोलना है तो वो आपको मोक्ष देगा। तो आसक्तियां टूटती नहीं है, एक बार में हटती नहीं है। आप एक दिन में मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। इसके लिए जैसे आपने बंधनों को और आसक्तियों में डूबने का अभ्यास किया है, मैं इसको अभ्यास कहूंगा क्योंकि आप जन्म के साथ ही अभ्यासी हो जाते हो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चीज के। तो पहले मोक्ष त्रिकोण में आपको सुख मिलता है, चौथा भाव सुख का है। मोक्ष त्रिकोण का दूसरा 8वां भाव ये ज्ञान देता है, गहराई का, बहुत गुप्त। फिर 12वें में जाओ, या सब छोड़ो, व्यय करो, क्योंकि जन्म से लेके 11 भाव तक आपने प्राप्त ही किया है। व्यय का और छोड़ने का भाव कौन सा हुआ? 12वां। तो यही केतु जो है जब उल्टा चलता है तो आपको ज्ञान, हम केतु को ज्ञान का कारक भी बोलते हैं। तो केतु बैठा कहाँ है? अश्विनी, ये यहाँ यही बैठा है। तो ये कुशाव्रत आपका मस्तिष्क के ये बाली हुए ना, एंटीना जिसको हम बोल रहे हैं। अश्विनी का पहला चरण सख्त हुआ, मंगल नुकीला, ये नोक वाली चीज है। तो पहला चरण अश्विनी का मेष मंगल, ये आपके बाद। अब जन्म से पूर्व का भाव मोक्ष का है, मतलब आप एक वस्त्र को छोड़ के दूसरे वस्त्र को धारण कर रहे हैं। अब जिस वस्त्र को धारण किया है उसके बारे में पता चल जाए कि जैसे धारण करके आप वापस गए हो, उल्टे चलो, अब इसी वस्त्र का त्याग करके वापस पिछले में चले जाओ। तो ये ज्ञान का कारक है। केतु ज्ञान प्रदान करता है, पंचम भाव बुद्धि का, ये यहाँ भी ज्ञान देना है। इधर धर्म का भी ज्ञान दे रहा है, ध्वजा का भी ज्ञान दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में केतु जब उल्टा चलता है तो आपके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सारे जितने भी आपके चारों पुरुषार्थ है, उन पुरुषार्थों के ज्ञान को पहले प्राप्त कराता है। जीव उसको प्राप्त करेगा, गुरु प्राप्त करेगा 12-12 साल में। हर 12 साल में आपको एक नया अनुभव होगा। लेकिन जब केतु उल्टा चल, उन ज्ञान के, उस ध्यान के, उस पुण्य के, कर्म के, कामनाओं के, इच्छाओं के भार को ज्ञान बोध कराने के बाद उसको त्याग करने के लिए कहता है कि भाई जैसे आपने बंधन बांधे थे, अब वैसे बंधन मैं तेरे छुड़वा देता हूँ। तब जाके केतु 12वें भाव में मोक्ष प्रदान करता है। काल चक्र सीधा भी चलता है, काल चक्र उल्टा भी चलता है। जीव को डिसाइड करना है, उसकी गति, उसकी वृत्ति काल चक्र के निर्धारित करती है। 5 मिनट हो गए साहब, धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी, आपने समय दिया, अच्छा लगा और निचोड़ दिया।